नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। कर्नाटक में अगर हम ओपिनियन पोल्स के संकेत मानते हैं तो वहां पर कांग्रेस की जीत लगभग सुनिश्चित सी हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है और खासकर जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं वो ये मानते हैं कि अगर यहाँ पर बीजेपी इस बार बुरी तरह हार गई तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में उसका फुटप्रिंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दक्षिण भारत से बीजेपी लगभग समाप्त हो जाएगी। अब राजनीतिक कमेंटेटर्स ये भी बोलते हैं कि इसी डर की वजह से मोदी जी ने कर्नाटक चुनाव की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। स्थानीय नेता वहां पर कोई भी नजर नहीं आया और हर जगह मोदी जी खुद ही रोड शो करते हुए नजर आए। अब आज के इस एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसा डेटा दिखाऊंगा जो कहीं पे भी आपने नहीं देखा होगा। किसी भी चैनल पर या किसी भी विशेषज्ञ ने ये डेटा आपको नहीं दिखाया होगा। हाँ, बातें सभी करते हैं और हर एक की एक अपना एक ओपिनियन है 2024 के बारे में। जैसा मैं कई बार बोल चुका हूं, मैं किसी भी इलेक्शन का प्रेडिक्शन नहीं करता हूं। मैं केवल डेटा देखता हूं और डेटा को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता हूं और ये इंटरप्रिटेशन मेरा होता है, आप अपनी तरह से कर सकते हैं। तो आज का सवाल ये है कि अगर बीजेपी आने वाले असेंबली चुनाव में कर्नाटक में बुरी तरह हार गई तो क्या 2024 में उसका कर्नाटक में सफाया हो जाएगा? तो चलिए इसी संदर्भ में कुछ डेटा देखते हैं। इस डेटा को देखने के बाद शायद ही कोई इसके दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। इसका केवल एक ही इंटरप्रिटेशन है जो मैं आपको बाद में इस कार्यक्रम में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमारी थोड़ी बहुत मदद हो जाती है और अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं जल्दी से कर्नाटक के ओपिनियन पोल्स आपको दिखा देता हूं। मैं खुद ओपिनियन पोल्स में विश्वास नहीं करता हूं क्योंकि इनका फेलियर रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जिस संदर्भ में मैं आज बात करूंगा उसके लिए ये दिखाना ज़रूरी है कि ओपिनियन पोल्स क्या कह रहे हैं। मैं यहाँ पर 6 पोलस्टर्स के ओपिनियन पोल्स दिखा रहा हूँ। ये हमारे देश की जो मेजर पोलिंग एजेंसीज हैं ये उनके पोल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे पोल्स आए थे, वो मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ। इसमें कर्नाटक में 224 सीट्स हैं। जी न्यूज़ मैट्रिक्स ये केवल एक ही एजेंसी है जिसने ये कहा है कि बीजेपी को यहाँ बहुमत मिलेगा। उसकी 103 से 118 सीट्स आएंगी, कांग्रेस को 82 से 97 सीट्स के बीच में और जेडीएस को 28 से 33 के बीच में। अन्य सभी पोलिंग एजेंसीज इंडिया टुडे सी वोटर, एबीपी सी वोटर, इंडिया टीवी सीएनएक्स, एडिना जो कन्नड़ा चैनल है और लोक पोल, इन सब ने यही दिखाया है कि कांग्रेस की मेजॉरिटी आएगी। इन 5 एजेंसियों का अगर हम मिनिमम मैक्सिमम लिमिट लें तो बीजेपी को 57 से 86 के बीच में सीट्स मिलेंगी, कांग्रेस को 107 से 140 और जेडीएस को 19 से 35 के बीच में। मैं आपको कुछ इलेक्शन पेयर्स का डेटा एनालाइज करके दिखाऊंगा। जिस वर्ष असेंबली इलेक्शन हुआ है कर्नाटक में, जैसा कि 1999 में और उसके आसपास जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, इन डेटा को एक पेयर के रूप में मैं एनालाइज करूंगा। तो ये 5 डेटा सेट हैं। 1999 के इलेक्शन, 2004, फिर 2008 में असेंबली, 2009 में लोकसभा, ये तीसरा डेटा सेट, असेंबली का फिर 2013 और 14 में लोकसभा, ये चौथा डेटा सेट है, और 18-19 ये 5वां, और इन 5 को लेके छठा जो है आने वाला जो समय है 2023 का असेंबली और 2024 का लोकसभा, उसका कुछ अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं 1999 कर्नाटक असेंबली इलेक्शन और 1999 लोकसभा का इलेक्शन। इसमें कांग्रेस और बीजेपी को कितनी सीट मिली और वो कितने प्रतिशत सीट्स थी।
मैं एक आपको ग्राफ डिटेल में पढ़कर सुनाऊंगा और बाकी ग्राफ जितने भी आएंगे उनको मैं जल्दी जल्दी केवल आपको डेटा दिखा दूंगा। तो कर्नाटक का असेंबली इलेक्शन अक्टूबर 1999 में हुआ। कांग्रेस को मिली 132 सीट, बीजेपी को 44 और अन्य सभी जेडीएस, इंडिपेंडेंट और जितनी पार्टीज थी उनको 48, कुल सीट्स 224। लोकसभा का इलेक्शन उसी के साथ हुआ 1999 में। कांग्रेस को मिली 18, बीजेपी को 7, अन्य को 3। टोटल सीट्स लोकसभा की कर्नाटक से हैं 28। प्रतिशत के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से 59% सीट्स कांग्रेस को मिली, 20% सीट बीजेपी को, 21% अन्य को असेंबली के इलेक्शन में। और लोकसभा में कांग्रेस को 64, बीजेपी को 25% और अन्य को 11। प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी बने लोकसभा के इलेक्शन के बाद, और स्टेट में चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के एसएम कृष्णा बने थे। मकसद इस एनालिसिस का ये है और ये देखना है कि अगर असेंबली इलेक्शन में किसी पार्टी को ज्यादा सीट मिली तो क्या लोकसभा के इलेक्शन में उसी के प्रोपोर्शन में उसकी सीट्स बढ़ी या नहीं बढ़ी। तो इससे हमें एक ट्रेंड पता चल जाएगा दोनों पार्टियों का, कांग्रेस और बीजेपी का। अगला इलेक्शन असेंबली का कर्नाटक में हुआ था 2004 में और साथ में ही लोकसभा के भी चुनाव हुए थे। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने और धर्म सिंह उस समय वहां के मुख्यमंत्री बने थे जो कांग्रेस से थे। कांग्रेस को उस चुनाव में 65 सीट मिली, बीजेपी को 79, अन्य सभी को 80 सीट मिली, कुल 224। और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को मिली 8, बीजेपी को 18, अन्य को 2, कुल मिलाकर 28। सीट प्रतिशत के हिसाब से असेंबली में कांग्रेस को मिली 29, बीजेपी 35, अन्य को 36। और लोकसभा में भी कांग्रेस को 29, बीजेपी को 64 और अन्य को 7। धर्म सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे जेडीएस की सपोर्ट से। 2 साल बाद जेडीएस ने सपोर्ट वापस ले ली। उसके बाद बीजेपी की मदद से कुमारस्वामी वहां के मुख्यमंत्री बने थे। इस एपिसोड में मैं वहां पर राजनीतिक गतिविधियां या राजनीतिक एंगल को मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं केवल इलेक्शन के डेटा को ही एनालाइज कर रहा हूं। 2008 के कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की एक ऐतिहासिक जीत हुई थी। उसको 110 सीट्स मिली थी। परसेंटेज के हिसाब से कांग्रेस को 36% सीट मिली थी, बीजेपी को 49%, अन्य पार्टियों को 15%। और लोकसभा में कांग्रेस को 21% मिली, बीजेपी का प्रदर्शन उससे भी ज्यादा अच्छा हुआ, उसको 68% सीट मिली और अन्य पार्टियों को 11%। इस डेटा को एक बार ध्यान से देख लीजिए। असेंबली इलेक्शन हुआ था मई 2008 में और उसके एक साल बाद लोकसभा का इलेक्शन हुआ 2009 में। बीजेपी ने अपनी वहां पर कंडीशन में सुधार किया क्योंकि वहां पे एक बहुत ही स्ट्रांग बीजेपी के मुख्यमंत्री बने थे बीएस येदियुरप्पा। उनकी वजह से एक साल में उन्होंने वहां पर इतना काम किया कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही थी। उसने सारे वोट कांग्रेस और जेडीयू के जितने वोट्स थे वो अपनी तरफ खींच लिए थे। और अब आया 2013, 2014। 2014 में मोदी जी की एंट्री हुई। कर्नाटक के 2013 असेंबली चुनाव में कांग्रेस की एक ऐतिहासिक जीत हुई। उसको 122 सीटें मिली, बीजेपी को केवल 40, अन्य दलों को 62 सीट्स मिली और मुख्यमंत्री बने सिद्धरमैया जी। और उसके अगले साल लोकसभा में मोदी जी आए, वहां पर कांग्रेस को केवल 9 सीट मिली और बीजेपी को 17 सीट मिली। एक तरह से आप देखिए पासा पलट गया था। सीट प्रतिशत देखें तो असेंबली में कांग्रेस को 54% सीट मिली थी, बीजेपी को 18। ये बिल्कुल उल्टा हो गया। लोकसभा में कांग्रेस को 32% मिली और बीजेपी को 61। इतनी जबरदस्त उस समय मोदी वेव चली थी कि कांग्रेस के सारे कैलकुलेशंस गलत साबित हुए।
तो दो इलेक्शन की केस स्टडीज अब हमारे पास हैं। 2008-9 में वहां पे बीजेपी की परफॉर्मेंस स्टेट इलेक्शन में बहुत अच्छी हुई और उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन में भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस हुई। और यही 2013-14 में आके स्टेट इलेक्शन में बीजेपी की परफॉर्मेंस खराब हुई, लेकिन जब लोकसभा इलेक्शन हुए तो उसकी परफॉर्मेंस पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो गई। 2018 कर्नाटक असेंबली के चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं हुई, क्योंकि वो सरकार नहीं बना पाई थी, उनको मेजॉरिटी नहीं मिली थी। लेकिन उसके अगले ही साल लोकसभा में बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। उसने 28 में से 25 सीट लोकसभा की कर्नाटक में जीत ली थी। लेकिन 2019 के लोकसभा के चुनाव में स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई। कांग्रेस को केवल 4% सीट मिली, यानी कि केवल एक सीट मिली। बीजेपी को 89% सीट्स मिली, यानी कि 25 सीट। अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं इस सब को जो भी मैंने बोला है इसको बड़े सिंपल से ग्राफ में आपको दिखाता हूं। ये ग्राफ कांग्रेस की सीट की समरी है 1999 से, जो भी इलेक्शन हमने अभी बात की है। इसमें पीले रंग की सीट प्रतिशत है असेंबली में कितनी सीट्स आई, और नीले रंग की जो लाइन है वो सीट प्रतिशत है कितनी लोकसभा में आई। पहली चीज तो आप इस ग्राफ के बारे में ये देख लीजिए कि ये दोनों लाइनें लगभग एक दूसरे के साथ साथ ही चलती हैं। जब ये नीचे आती है असेंबली सीट्स तो लोकसभा की भी नीचे आ गई, और जब ये ऊपर जाती है तो ये एक साल को छोड़कर बाकी सब साल में उसी के प्रपोर्शन में ये ऊपर जाती है। लेकिन हमेशा कांग्रेस का परफॉर्मेंस कर्नाटक असेंबली में ज़्यादा अच्छी रही है बनस्पत के लोकसभा के चुनाव में। पिछले 20-25 साल का डेटा यही कहता है। तो अगर आप इस बार के ओपिनियन पोल में विश्वास रखते हैं तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि कांग्रेस की 130 से 140 सीट्स इसके आसपास आएंगी, जो कि लगभग 58% है। तो अगर ये असेंबली की लाइन ऊपर जाएगी तो ये नीली लाइन अगले साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी ये लाइन ऊपर ही जाएगी। अब ये कितनी ऊपर जाएगी ये अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे। और ये इसलिए भी ऊपर जाएगी कि पिछली बार लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की केवल 4% सीट्स थी, यानी कि एक। तो उसका प्रदर्शन इस बार एक से तो बेहतर जरूर होगा। अब देखते हैं बीजेपी का ग्राफ। बीजेपी का ग्राफ कांग्रेस के बिल्कुल विपरीत है। बीजेपी की परफॉर्मेंस लोकसभा में, ये जो ब्लू लाइन है, हमेशा असेंबली से बेहतर रही है पिछले 20-25 सालों में। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में उसकी 89% सीट आई थी, 24 सीट आई थी कुल 28 में से, और जबकि असेंबली के चुनाव में उसकी केवल 46% सीट्स थी। अब इस वर्ष 2023 और 24 में ये देखने वाली बात है कि अगर ये असेंबली की लाइन नीचे जा रही है तो लोकसभा की जो लाइन है वो नीचे आएगी या नहीं आएगी। अगर मैथमेटिकली अगर आप मैप करें तो 99 में बीजेपी की लोकसभा की प्रतिशत 25% रह गई थी, क्योंकि असेंबली में उसको केवल 20% सीट्स ही मिली थी। तो मेरे मैथमेटिकल मॉडल के हिसाब से जो नतीजा निकलता है मैं आपको दिखा देता हूं। अगर जैसा ओपिनियन पोल कह रहे हैं और कांग्रेस जीत जाती है तो बीजेपी को अगले साल 2024 में लगभग 30% लोकसभा की सीट्स ही मिलेंगी, और 28 सीट का 30% होता है लगभग 9 या 10 सीट। अब राजनीति तो अर्थमेटिक या मैथमेटिक्स नहीं होती है, और 2024 आने में अभी एक लंबा समय है, कुछ भी हो सकता है। ये केवल एक एक्सरसाइज था, एक अटेम्प्ट था कि आपको मैं डेटा दिखा दूं जिससे आपको ये ट्रेंड ज़रूर पता होना चाहिए, और इस बेसिस पर आप अपना निर्णय या नतीजा स्वयं निकालें। और मैं कोशिश करूंगा कि इस डेटा को किसी राजनीतिक विशेषज्ञ के पास मैं जाके बात करूं, हो सकेगा तो मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड करूंगा
और आपको भी दिखाऊंगा। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।